हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी के लिए शानदार सी वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले की जो वीडियो हमने अपलोड की है वो अगर आपने ना देखी हो तो जरूर जाकर के देखें। उसमें हम लोगों ने बात की है भारतीय संविधान के गठन की। ये हमारी दूसरी वीडियो है, पॉलिटी सीरीज़ की सेकेंड वीडियो होगी। पहली वीडियो ना देखिए जरूर देखिए उसको। चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में संविधान की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात करेंगे। अगला है फिर संविधान के प्रकार, संविधान का नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। आगे देखते हैं। नागरिक के अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन दोनों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा संघीय ढांचा और केंद्र राज्य संबंध यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में। संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या है, तो संविधान के अन्य जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन यानी कि जो भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से लिखित है और किसमें है, पुस्तकीय रूप में है। लिखित है और पुस्तकीय रूप में है, जिसमें 395 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। शुरुआत में 395 थे, लेकिन आज के टाइम पर 400 से 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं इसमें। शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखित है और पुस्तकीय रूप में है, जिसमें 395 से ज़्यादा आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिश्चित करता है कि किसी भी कानून या निर्णय का आधार जो है संविधान होगा, मतलब कोई भी कानून अगर लागू होता है तो वो संविधान के दायरे के अनुसार होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है यानी कि संघीय प्रणाली क्या होती है। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक संघीय देश है। कैसा देश है, संघीय देश है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में केंद्र की और राज्य की सभी की जो कानून बनाने का दायरा है वो सब डिसाइडेड है, सब कुछ बताया जा चुका है, सब कुछ मतलब एक लिस्ट बनाई गई है। जैसे कि यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। तो 3 टाइप के लिस्ट हैं, जिसके अंदर यूनियन वाले में जो केंद्र के अधिकार हैं उनके बारे में बात किए गए हैं। ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं इसके अंदर जिस पर केंद्र अपने कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें राज्य के अधिकार आते हैं, यानी कि राज्य उन सब पे अपने कानून बना सकता है। तीसरा हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसको बोलते हैं साझा अधिकार। साझा अधिकार का मतलब ऐसे कानून जिन पर केंद्र भी सरकार बना सकता है, ऐसे सब्जेक्ट जिन पर राज्य भी बना सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट में ऐसे साझा अधिकार में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी, तो इसीलिए बोलते हैं इसको साझा अधिकार। ठीक है। विशेष स्थिति यानी कि जब इमरजेंसी का पीरियड होता है उसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि आपातकाल में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। उम्मीद है ये सब क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, देख लीजिए एक बार। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन किसके अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, यानी कि इस पर केंद्र भी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। और जो डिफेंस है वो यूनियन के अंदर आता है, यानी कि केंद्र इस पर कानून बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता है। और जो पुलिस की बात करें, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इस पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, सेंटर नहीं बना सकता है। उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी बात। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक और संसदीय स्वरूप। समझिए इसको। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। जनता का शासन होता है और चुनाव के माध्यम से संविधान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सुनिश्चित की जाती है। उम्मीद है आपको बात क्लियर हुई होगी। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक और संसदीय स्वरूप है, जिसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है किसके प्रति जिम्मेदार है, संसद के प्रति जिम्मेदार है। जनता का शासन होता है, चुनाव के माध्यम से संविधान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सुनिश्चित की जाती है। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप। चलते हैं आगे। चौथा पॉइंट हमारा रिपब्लिक यानी कि भारत एक गणराज्य है। गणराज्यात्मक स्वरूप है इनका। कैसा नेचर है, गणराज्यमक यानी कि रिपब्लिक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का जो पद है सर्वोच्च है और संवैधानिक है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि मोनार्की है, पहले राजा थे फिर से राजा आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। हम लोग चुनते हैं एमएलए एमपीज को, वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो कहीं ना कहीं कोई हेरिडिटी मोनार्की नहीं है यहाँ पर। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। भारत एक गणराज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पांचवा पॉइंट है हमारा सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान दृष्टिकोण है। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। धर्म धर्म स्वतंत्रता के अधिकार
नागरिकों को संविधान द्वारा मिले हैं। तो इंडिया कैसा कंट्री है? सेकुलर कंट्री है। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो 6 है उसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार देता है, साथ ही साथ कुछ मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़े गए हैं। तो देखिए उनको, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक निहित है। तो सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार, जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, ये भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता का भारतीय संविधान का मूल अधिकार में आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट में आता है। संस्कृति और शिक्षा यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे ये 6 फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 51A में निहित हैं, जिसमें किस तरह की बातें की गई, कुल 11 हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ को देख लेते हैं, जैसे कि देश के प्रति कर्तव्य, कानून का पालन, पर्यावरण की सुरक्षा और शिक्षा प्राप्त करना। आगे हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में, इस पूरी इस पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोग इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो टेंशन मत लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, सब कुछ क्लियर होगा आपका। हाँ, 7वां पॉइंट हमारा सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि शासन का पृथक्करण और स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब हम लोगों के यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हैं और जुडिशरी हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर समझिए, लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, लेजिस्लेचर का मतलब है कानून को बनाना, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि का कानून लागू करना। कानून बनाती है संसद मिल करके और लागू करते हैं एग्जीक्यूटिव मिलकर, ठीक है। और इन पर जो बैलेंस चेक रखता है कौन रखता है? जुडिशरी रखती है। यानी कि कानून बनाना काम हो जाएगा संसद का, उसको लागू करवाना हो जाएगा मंत्रिमंडल का काम, कार्यपालिका का काम, और जो उस पर नियंत्रण रखेगा उसका काम होता है न्यायपालिका का, कि संविधान के अनुसार ही सारे कानून होने चाहिए और किसी भी नागरिक का हनन ना हो। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात आपको। आगे चलते हैं हम लोग। जुडिशरी कानून की निगरानी और संविधान की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, ठीक है। किसी भी कानून को देख सकता है कि संविधान के अनुकूल है या फिर नहीं। आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी कि संविधान एक मिश्रित स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? मिश्रित है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिड भी है। मतलब कि आसानी से आप इसे बदल भी सकते हैं और कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको बदला जाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। मतलब मिश्रित स्वरूप है इनका। कुछ अनुच्छेद पार्लियामेंट में बहुत ही साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो कि 2/3 बहुमत और राज्य का रेटिफिकेशन के साथ संशोधित होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बदल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, यानी कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य। भारत कैसा? भारतीय संविधान जो है सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की बात करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, वुमेन और कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकार सुरक्षित करता है। जो हमारी डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं, उसके माध्यम से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करता है, यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है कि ये सिंगल एंड डबल सिटीजन कॉन्सेप्ट, यानी कि सिंगल सिटीजन कॉन्सेप्ट है, डबल सिटीजन, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर भारत में केवल सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एकात्मक नागरिकता का सिद्धांत है। पार्ट ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर बट सिटीजनशिप यूनिफाइड अक्रॉस स्टेट। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है लेकिन सिटीजनशिप एक ही रहेगी। मतलब राज्य भी है और केंद्र भी है, दोनों जगह अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन नागरिकता आपके पास सिर्फ एक ही रहेगी, ठीक है। चलिए समझ चुके होंगे आप। अगला पॉइंट है हमारा लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्शन, यानी कि भाषा और संस्कृति का संरक्षण की बात भी हमारे संविधान में की गई है। आगे बात करते हैं। जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कितनी? 22 भाषाएं हैं, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, जो कि 8वीं सूची में है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं हैं और कल्चर डाइवर्सिटी का संरक्षण किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन प्रावधान है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की गई है। देखिए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 टाइप की इमरजेंसी भारतीय संविधान में है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और तीसरी है वित्त इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। केंद्र की जब इमरजेंसी होती है तब केंद्र की शक्तियाँ क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। ये बात ध्यान रखना, इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पर केंद्र की शक्तियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। अगला देखते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी सुप्रीमेसी होती है, तो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। जुडिशरी किसी भी कानून
कॉमा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की जांच करता है, मतलब वो संवैधानिक है या फिर नहीं है, इसका ध्यान कौन रखता है? जुडिशरी रखती है, यानी कि न्यायालय रखता है। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो एक बार फिर से देख लीजिए, शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं इसको। फेडरल का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य के लिए पावर तय। पार्लियामेंट्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है किसको? पार्लियामेंट को, यानी कि प्रधानमंत्री किसको जवाबदेही करता है? संसद को। नेचर कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लोगों द्वारा शासन होता है भाई, इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। राष्ट्रपति हमारा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? रिपब्लिक है। हमारा राष्ट्रपति कैसा हुआ? चुना गया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन हमारा राष्ट्रपति चुना हुआ है, इस वजह से हमारा देश कैसा है? रिपब्लिक है। सेकुलर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म की बात करता है। और जो हमारा संविधान है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है और रिजिड है। कुछ कानून, कुछ चीज़ों को आप आसानी से बदल सकते हैं और कुछ के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कितने पार्ट हैं इसमें? कुल 25 पार्ट हैं। कुल 25 पार्ट हैं, शुरुआत में 22 थे, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट के साथ साथ बढ़ते गए हैं और अब कुल मिलाकर के 25 पार्ट हो चुके हैं भारतीय संविधान में। जिसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे कि पार्ट थर्ड है, उसमें किसकी बात की गई है? मूल अधिकार की बात की गई है। जो पार्ट तीसरा है उसमें मूल अधिकार की बात की गई है, जिसको फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। और जो पार्ट फोर्थ है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें है? पार्ट फोर्थ में है। पार्ट फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पार्ट फिफ्थ की बात करें, जिसमें केंद्र सरकार की बात करी गई है, यूनियन गवर्नमेंट की बात करी गई है 5वें पार्ट में। और छठे में किसकी बात करी गई है? राज्य सरकार की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। उसके बाद जो टोटल आर्टिकल हैं 395 थे शुरुआत में, अब तो ज़्यादा हो चुके हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है, ये सारी बातें आपको पता हो चुकी होंगी। हाँ, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ शेड्यूल हैं, यानी कि अनुसूचियाँ भी हैं। पार्ट तो 22 हो गए, 25 हो गए, लेकिन अब अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में 22 हैं। कुल कितनी हैं अनुसूचियाँ हैं? 22 हैं। जैसे कि पहली अनुसूची में किसकी बात करी गई है? राज्य और केंद्र के टेरिटरीज़ की, ठीक है। और जो दूसरी अनुसूची है उसमें सैलरी हैं, अलाउंसेस हैं, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन सब की जो है वेतन वगैरह की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, सबके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, फीचर्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि 8वीं अनुसूची में सारी भाषाओं के बारे में है। 10वीं अनुसूची किसकी बात करती है? दल बदल कानून की, एंटी डिफेंशन लॉ की बात करती हैं। पर्पस क्या है इसका? पेट्रियोटिकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी, और ये सारी बातें जो हैं आगे आप लोग हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, कुछ यूनिक बातें हैं जो भारतीय संविधान में ही आपको मिलती हैं पूरी दुनिया में। जैसे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बात ध्यान रखना। सबसे लंबा लिखित संविधान दुनिया का कौन सा है? तो भारतीय संविधान है। क्लियर हो गई बात? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आप जान ही चुके हैं कि कठोर और विनम्र दोनों ही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इंडिया का जो है संविधान गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर द ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कितना समय लगा था इसको बनने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। आगे देखते हैं, हमारा संविधान अडॉप्ट कब हुआ था, बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट डेट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, तो इनको देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को। और जब इसको लागू किया गया था, यानी कि इम्पोर्स किया गया था, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, ये आप जानते हैं, 8वीं अनुसूची में है, ये सब क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो कि इंस्पायर हैं कहाँ से? यूएस के बिल ऑफ राइट्स से, जिसमें जैसे कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये सारे अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है यहाँ पर, जो कि कोर्ट में जाकर के लीगली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि जस्टिसेबल नहीं है, कानून के तहत इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आप सभी को पता होगा। 15 तारीख को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या 1 जनवरी 1950 को। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसका जवाब देना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
हाँ, भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? हेड कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितने शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान में? अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं ऊपर, आप जानते होंगे कितने हैं, 12। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात की गई है, क्या पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है? जो कौन सा भाग, कौन सा पार्ट, कितने पार्ट हैं, 25 पार्ट है, उसमें से कौन सा पार्ट जो मूल अधिकार है उससे संबंधित है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाग 2, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, या फिर भाग 4, या फिर भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान विश्व का कौन सा रिकॉर्ड रखता है? बताइए। सबसे छोटा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन विद द मोस्ट अमेंडमेंट, सबसे ज़्यादा संशोधन वाला संविधान है, या फिर पहला राष्ट्रपति प्रणाली वाला संविधान है? तो सभी जानते हैं, यहाँ पे सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। सबसे लंबा और लिखित संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है, किस टाइप का है, आपको बताना होगा। केवल संघीय है, केवल एकात्मक है, यानी कि यूनिटरी फीचर है, संघीय प्लस एकात्मक विशेषताएं हैं, या फिर राजतंत्र यानी कि मोनार्की है? तो आप जानते हैं संघीय और एकात्मक दोनों फीचर हैं। इमरजेंसी के टाइम पर यूनिटरी का काम करता है, और जिसमें किंग की शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, वैसे ये फेडरल है, दोनों की शक्तियाँ आपस में विभाजित हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताना है आपको। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 21 में, या फिर अनुच्छेद 32 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आठवां सवाल आपके सामने ये रहा, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान के अनुसार हैं? 18 हैं, या फिर 20 हैं, या 22 हैं, या 24 हैं? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में निहित हैं। अगला देखते हैं। नवा सवाल आपके सामने है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस भाग में है? बताइए। भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है, या फिर भाग 5 में है? तो किसमें हो जाएंगे? भाग 4 में। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए, इसमें भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो बताइए। 352 में, 368 में, या फिर 370 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 368 में भारतीय संविधान के जो संशोधन का प्रोविज़न है वो 368 में है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।